खेती वाला फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है किसानों को निवेशकों और तकनीकों विशेषज्ञों से जोड़ना, ताकि भारतीय कृषि को एक नई दिशा दी जा सके। हमारा स्लोगन है कनेक्टिंग फार्मर्स टू फार ड्रीमर्स, अर्थात किसानों को उन लोगों से जोड़ना जो कृषि के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम अपने बारे में बताते हैं। खेती वाला एक डिजिटल मंच है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी सभी कृषि आवश्यकताओं के लिए एक ही जगह पर समाधान उपलब्ध कराना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने निवेशकों से जुड़ते हैं। किसान के खेती करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, गुणवत्ता कृषि सामग्री खरीद सकते हैं और खेती के डॉक्टर से वैज्ञानिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं। और जिन किसानों के पास ज़्यादा जमीन है उन्हें प्रशिक्षित सेवा कर्मी भी उपलब्ध कराए जाते हैं। खेती वाला का लक्ष्य किसानों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। हमारे समाधान कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि हम किसानों को निवेशकों से जोड़ते हैं ताकि खेती में पूंजी निवेश बढ़ा सके। वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ताकि किसान अपना फसल में निवेश कर सके। खेती सामग्री की खरीद में मदद करते हैं। खेती डॉक्टर की सुविधा करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। प्रशिक्षित मजदूरों की उपलब्धता, आर्थिक बोझों में कमी। नेक्स्ट, अब हमारी कुछ विशेषताएं और गतिविधियां हैं, जिसमें से कुछ हमारी हैं कि कौन कौन सी हम विशेषताएं हैं, कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है खेती कॉर्नर। खेती कॉर्नर है जहाँ ये एक ऐसा मंच है जहाँ किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकता है, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त होती है और उपभोक्ताओं को ताजा उत्पाद मिलता है। खेती केंद्र। खेती केंद्र है एक चयनित मंजिल में स्थापित जहाँ की किसान आधुनिक तकनीक, नई कृषि पद्धतियाँ और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। खेती पुरस्कार। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने की पहल है। खेती सम्मेलन। कृषि मशीनरी, जैविक खेती और उद्यम आधुनिक उपकरणों के निर्माण में शामिल कंपनियों को एक मंच पर लाने वाला आयोजन है। खेती कल्याण। खेती कल्याण यह एक ऐसा मंच है जो किसानों और निवेशकों को एक साथ जोड़ता है ताकि दोनों वर्गों को आपसी सहयोग में लाभ मिल सके। खेती वाला एग्री न्यूज, एक मासिक पत्रिका और यूट्यूब चैनल जो कृषि उद्योग से जुड़ी खबरें, विशेषज्ञों विश्लेषण और नीतिगत चर्चाएं प्रस्तुत करता है। केवी डायलॉग। केवी डायलॉग एक प्रस्तुतियों और कार्यशालाओं की श्रृंखला है जहां किसान विशेषज्ञों से संवाद कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। खेती कोष, एक अभिनव पहल जो जमीन मालिकों और बिना भूमि वाले किसानों को जोड़ती है ताकि दोनों के लिए आय का स्रोत उत्पन्न हो सके। अब ये खेत किसानों के लिए तृतीय पक्ष सेवाएं हैं, जैसे वित्तीय सहायता, उर्वरक और कीटनाशक, विपणन और नीलामी सहायता, बीमा योजनाएं, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट, कृषि प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समर्थन, बीज और फसलें, बोरवेल और स्मार्ट कृषि समाधान। हम खेती वाला जो है हर सप्ताह विभिन्न भाषाओं में केवी डायलॉग सत्र आयोजन करता है ताकि देश भर के किसान अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भाषाएं हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, बंगाली आदि। ये हमारी कुछ कैटेगरीज हैं। 720 स्पीकर हैं, 720 प्लस। देन ये खेती संवाद यूपी के बारे में है। ये यहाँ पे एक हमारी खेती वाला मैगजीन भी होती है जो कि एक मासिक पत्रिका होती है जो किसानों, निवेशकों और कृषि विशेषज्ञों को जोड़ने का एक माध्यम होती है। ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट। आज मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर शिवम कुमार जी का, जो कि हमारे स्पीकर हैं, जो कि वैज्ञानिक है पादप विज्ञान के कृषि विज्ञान केंद्र में, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर शिवम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू चौरसिया। मेरा नाम डॉक्टर शिवम कुमार है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पांति, अंबेडकर नगर पर पादप रोग सुरक्षा वैज्ञानिक के
मतलब पद पर तैनात हूँ, मतलब आज हम आपको आलू में लगने वाले विभिन्न रोगों के बारे में और उनमें उनका कैसे प्रबंधन करें उसके बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक आज है डिजीजेज ऑफ पोटैटो क्रॉप एंड दियर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जैसे कि आलू एक हमारी प्रमुख सब्जी की फसल है, इसमें विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। जैसे कि उन रोगों को हमने तीन क्राइटेरिया में क्लासिफाई किया है, जैसे कि उसमें कवक जनित रोग और जीवाणु जनित रोग और वायरस जनित रोग। तो कवक जनित रोगों में मैं सबसे पहले अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसे अगेती झुलसा के रूप में भी जानते हैं, ये हमारा अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के कारण होता है। ये प्लियोस्पोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका ऑर्डर प्लियोस्पोरेल्स होता है। नेक्स्ट प्लीज। इसके सिम्टम जो होते हैं, जो पत्तियों पर इसके जो स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, टारगेट वोट लाइक कंसंट्रिंग रिंग होती है। तो इसके जो राउंड मतलब कंसंट्रिंग रिंग जो पत्तियों के ऊपरी सतह पर दिखती है और पत्तियों के सराउंडिंग में जो हमारी पत्तियां पीली कलर की हो जाती हैं, जिससे कि हमारी पत्तियों में क्लोरोफिल कंटेंट मतलब कम हो जाता है और इससे हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्रभावित होती है, जिससे कि हमारा जो भी स्टॉलन फॉर्मेशन होता है वो भी रिड्यूस होता है। तो इससे हमारे इसका सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन मतलब आलू के उत्पादन पे पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। इस रोग के प्रबंधन के लिए इस रोग के प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी बीमारी मुक्त मतलब जो भी रोग मुक्त हमारे बीज प्रमाणित होने चाहिए उनका चुनाव करते हैं और फसल का रोटेशन करते हैं, क्योंकि हम लगातार आलू की फसल लेते रहते हैं। तो इससे क्या है कि यह बीमारी आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और जब हम फसलों का बुवाई करते हैं तो हम प्रॉपर एक स्पेसिंग जो भी जैसे लाइन टू लाइन स्पेसिंग और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग उसे मेंटेन रखते हैं। अगर डेंस प्लांटिंग हो जाती है तो इससे क्या होता है कि हमारी ये बीमारी आने की भी संभावना बढ़ जाती है। और इस बीमारी के जो इनोकुलम होते हैं वो संक्रमित पौधों पर ही मतलब होते हैं या मिट्टी में पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी फसलों में ये संक्रमण फैलता है। और एक और भी इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जो हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई हमेशा फरो इरिगेशन मतलब बूंद बूंद से ही सिंचाई करना चाहिए। इस मेथड में अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नमी ज्यादा होती है और वार्म क्लाइमेट होती है और वेट कंडीशन होती है। तो इससे क्या होता है कि ये बीमारी भी सबसे ज्यादा फैलती है। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के प्रबंधन के लिए क्या करते हैं कि हम एक क्लोरोथैलोनिल फंजीसाइड होती है वो 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मतलब इसका पड़िए छिड़काव करते हैं। अगर बीमारी फिर भी कंट्रोल नहीं होती तो हम 10 से 15 दिन के इंटरवल पे क्या फिर दोबारा पड़िए छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसकी एक कवकजनित दूसरी बीमारी है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जानी जाती है। ये एक बहुत मतलब भयंकर बीमारी है। इस बीमारी का जो कवक होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस होता है, जो हमारा पीथिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और पर्नोस्पोरेल्स नामक ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो ये जो बीमारी होती है ये क्या करती है कि पत्तियों को एकदम झुलसा सी देती है। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं पत्तियों पे हमेशा मतलब जो मार्जिनल टिप होती है ऊपरी सिरे से अंदर साइड फैलते हैं। तो ये पत्तियां क्या होती हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं जली जैसी के अंदर ब्राउन टू ब्लैक कलर की होती हैं। और इससे क्या होता है, इसमें भी पहले पत्तियां इसके सिम्टम पहले पत्तियों पे आते हैं, पत्तियों से फिर ये तनों पे, फिर तने झुलसते हैं, फिर ऐसे क्या होता है पूरा पौधा झुलस जाता है। उसके बाद ये पौधों से ये बीमारी हमारे कंदों में जाती है। तो कंदों के जो भी मतलब कंद होते हैं आलू के वो सड़ से जाते हैं कंदों। तो ये बीमारी भी बहुत खतरनाक होती है। इससे क्या होता है कि हमारे आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी का जो संक्रमण होता है इसके हमेशा इन्फेक्टेड ट्यूबर होते हैं, जो संक्रमित कंद होते हैं उन कंदों से क्या होता है कि ये बीमारी फैलती
नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हमारा ये डिजीज साइकिल लेट ब्लाइट की है, तो इसमें क्या होता है, इसके दो A1 और एन्थ्रीडियम और ओगोनियम होता है। इनका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, oospore बनता है। oospore बनने के बाद क्या, स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन होता है, वहां से जो स्पोरेंजियम बनता है। जो स्पोरियम स्पोरेंजियम से जो स्पोर रिलीज होता है, जो क्या है, प्लांट्स या स्टेम या लीफ में इन्फेक्शन कॉज करता है। और इन्फेक्शन कॉज करने के बाद क्या है, ये पूरे पत्तियों में फैलता है, पत्तियों से तनों में ये बीमारी फैलती है, तनों से या कंदों में बीमारी। तो इससे क्या होता है, पूरा पौधा भी झुलस जाता है और हमारे कंद भी सड़ से जाते हैं। तो इसके सिम्टम पूरे प्लांट पे दिखते हैं। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इस बीमारी के प्रबंधन के लिए हमें किसी फंजीसाइड का बढ़िया छिड़काव करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के प्रबंधन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हेल्दी सीड होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए, वो रोग मुक्त होना चाहिए। और हम क्रॉप मतलब रोटेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर हमारे खेत में कोई भी प्लांट डेवरेज है या मतलब पौधों के कोई भी अवशेष है, उन्हें जला देना चाहिए या उन्हें निकाल देना चाहिए। और इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, पानी का जल निकास मतलब अच्छा होना चाहिए, नहीं चाहिए। अगर फिर भी ये कल्चरल प्रैक्टिसेस अप्लाई करने के बाद क्या है कि हमें कोई एक प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई करने के बाद एक फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि मैंकोजेब 75% WP, जो 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ अगर हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के पानी में मिलाकर अगर बढ़िया छिड़काव करेंगे, तो इस बीमारी को आने से पहले हम इस चीज का स्प्रे करते हैं, जिससे कि बीमारी ना आए। अगर बीमारी तब भी आती है तो नेक्स्ट प्लीज। बीमारी आने के बाद अगर हमारे खेत में बीमारी आ गई, तो मेटालेक्सिल एंड मैंको मैंको जेब जैसी बीमारी का मैंको जेब जैसी बीमारी का मतलब दवा का हम बढ़िया छिड़काव करते हैं, जो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका बढ़िया छिड़काव करते हैं। तो इस बीमारी के आने के बाद जो भी मतलब संक्रमण बढ़ने की संभावना होती है, उसे हम रोक देते हैं काफी हद तक। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, फंजीसाइड है, जो डाइमेथोमार्प या मैंको, जिसे एक्रोबेट MZ के नाम से मार्केट में उपलब्ध होती है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल एक सॉल्यूशन बनाकर हम इसका अगर स्प्रे करते हैं, तो इस बीमारी का मतलब जो भी संक्रमण होता है वो काफी हद तक रुक जाता है। अगर फिर भी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो 10 से 15 दिन के इंटरवल पे हम दोबारा इसका एक बढ़िया छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये तीसरी कवकजनित बीमारी है, जो ब्लैक स्कब जो राइजोफोनी सोलेनाइक नामक कवक के कारण होती है। इस बीमारी के लक्षण जो होते हैं, ये हमारे कंधों पे दिखते हैं। और ये स्टोरेशिया जो इसकी होती है, वो कंधों के ऊपर मतलब ब्लैक कलर की, काले मतलब कलर की बनती है। इससे हमारा जो कंध होता है वो प्रभावित हो जाता है। इसके नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसके जो लक्षण हैं हमारे कंधों पे, जो ब्लैक ब्लैक करके जो मतलब सरसों के दानों के शेप की जो स्क्लेरोटिया बनी है, तो वो हमारे कंधों के ऊपर है। इसके बाद क्या होता है, ये कंध हमारा सड़ सा जाता है। और इसके जो लक्षण होते हैं हमारे जड़ों पर भी मतलब दिखते हैं। तो जड़ों पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इस मतलब जो भी स्लाइड में, जैसे हमें जड़ों के ऊपर एक ब्लैक कलर की एक लेयर बन सी गई है। इससे क्या होता है कि जो जाइलम फ्लोएम होते हैं प्लांट्स के, वो प्रभावित होता है। इससे कि हमारे न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन होता है वो चेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। इस बीमारी के प्रबंधन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बीज बीज का उपचार करते हैं। तो बीज का उपचार करने के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट फंजीसाइड है, जिसे इमेस्टोप्राइम नाम से, जो बायर कंपनी की मेडिसिन है। इसे हम क्या करते हैं, 100 ml फंजीसाइड को 100 लीटर पानी में घोल करके 1000 किलोग्राम ट्यूबर्स का 10 मिनट के लिए उपचार करते हैं। तो इस बीमारी के संक्रमण या आने की संभावनाओं को हम काफी हद तक रोक देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ जो तीन ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो, ये तीन मुख्य बीमारी कवक जनित हैं, जिससे हमारी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और उसके बाद हम ये जो 4th नंबर पे जो इस बीमारी का डिस्कस कर रहे हैं, ये पाउडरी स्कैब है। ये हमारे स्पोंजोस्पोरा सबटरनी नामक मतलब कवक के कारण होता है। इसके रेस्टिंग स्पोर मिट्टी में या हमारे ट्यूबर्स पे पाए जाते हैं। और ये हमारे जो भी कंद होते हैं, कंद के ऊपर छोटे छोटे मतलब फफोले जैसे धब्बे बन जाते हैं। और इससे क्या होता है, फफोले धब्बे बन जाते हैं और ये बाद में पाउडर के रूप में या चूड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे हमारे कंद की जो भी गुणवत्ता होती है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के प्रबंधन जो के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी का जो pH मान है वो 5 से 6 ही मतलब रखना चाहिए। इसके लिए हमें
मिट्टी का पीएच मान मतलब कांस्टेंट रखना चाहिए, और हमें क्रॉप रोटेशन फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। और ये हमारी एक मिट्टी जनित बीमारी है जिससे जिसके इनोकुलम मिट्टी में पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिट्टी का उपचार करेंगे। तो मिट्टी का उपचार करने के लिए 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लेते हैं, उसे हम 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके उसे पॉलीथीन से ढक देते हैं वन एक सप्ताह के लिए। उसके बाद क्या है, बुवाई से पहले हम इसे खेत में इसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी ये बीमारी होती है तो वो उसका प्रबंधन हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। सिल्वर स्कर्फ, ये हेलमिंथोस्पोरियम सोलेनाई नामक कवक के कारण होती है। इसके जो लक्षण होते हैं हमारे कंधों पे, जो हमारे आलू की त्वचा होती है उस पर दिखते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे इसका नाम सिल्वर स्कर्फ दिया है, तो इसके जो लक्षण हैं, जो चांदी मतलब सिल्वर मतलब चांदी के जो तरह एक स्पॉट से बने हुए हैं आलू के कंधों पर, तो वो सारे कंधों को कवर कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारे आलू की त्वचा होती है वो हमारी प्रभावित हो जाती है। इससे कि मार्केट मार्केट जो वैल्यू होती है वो भी हमारी खराब होती है। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के प्रबंधन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जब हम अगर आलू का स्टोरेज करते हैं कुछ उस समय क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जियाना में बिल्डी का भी सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे सीड 10 ग्राम प्रति केजी, सीड मतलब 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके प्रति केजी मतलब बीज का उपचार करते हैं, तो जिससे इस बीमारी का प्रकोप होता है वो या इन्फेक्शन होता है काफी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। फ्यूजेरियम, जिसे जो ड्राई रॉट मतलब कॉज करता है, जो फ्यूजेरियम नामक सोलेनाई नामक कवक के कारण होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे आलू के कंद होते हैं उस पे पहले भूरे धब्बे बनते हैं, फिर बाद में ये ऊतक सूख करके धूल जैसी हो जाती है। और ये इसका जो बीमारी का जो प्रकोप होता है हमेशा भंडारण के समय में होता है, और हमारे आलू के जो कंद होते हैं वो ड्राई रॉट के रूप में मतलब सूखी सड़न के रूप में हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के प्रबंधन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कार्बेंडाजिम 50 WPA होता है उसका 0.1% मतलब 1 ml प्रति लीटर के मतलब पानी में घोल करके भी इसका बीजोपचार भी करते हैं। और ट्राइकोडर्मा बेडी पाउडर भी 10 ग्राम प्रति केजी ट्यूबर को ड्राई कोटिंग मतलब क्या होता है कि जब 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके हम जब कंदों को स्टोरेज करते हैं तो उस समय इसका बीजोपचार करके स्टोरेज करते हैं, जिससे कि इस बीमारी का जो प्रकोप होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है या फिर प्रकोप होता ही नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। बर्टिसिलियम बेल्ट, ये एक कवक जनित बीमारी है जो बर्टिसिलियम डायलिया है बर्टिसिलियम एल्बोएट्रम द्वारा कवक के कारण होते हैं। इससे क्या होता है कि ये हमारा कवक होता है मिट्टी में पाया जाता है, और इससे जो जाइलम फ्लोएम प्लांट के तने के होते हैं उस पे ये मतलब अफेक्ट करता है। इससे कि जो हमारा पोषक जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन होता है वो चेक डाउन हो जाता है, और हमारे तनों के अंदर भूरे रंग की रिंग बन जाती है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जैसे हमने तने का कट किया है तो उसमें क्या है कि एक रिंग नुमा शेप है। अगर पोटैटो का जो हमने एक स्लाइस कट किया तो उसमें भी सराउंडिंग में एक रिंग नुमा मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका बक्का। और हमारा धीरे धीरे क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है या वाटर ट्रांसलोकेशन नहीं होता तो हमारा पौधा नीचे नीचे से पत्तियों से लेके ऊपर की तरफ हमारा पूरा पौधा झुलसता जाता है। प्लीज। इस रोग के प्रबंधन के लिए एजॉक्सीस्ट्रोबिन एक फंजीसाइड होता है जिसका 0.1% स्प्रे कर देते हैं। तो 1 ml प्रति लीटर पानी के घोल के मतलब घोल करके इसका स्प्रे करें तो इस बीमारी का काफी हद तक प्रबंधन कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा हर्जियाना भी अगर हम 2 किलोग्राम 100 किलोग्राम मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर अगर इसका मिट्टी में मिलाएंगे तो भी इस बीमारी का काफी हद तक प्रकोप होता है। और हम आप किसान भाइयों को एक चीज बताना चाहेंगे कि ट्राइकोडर्मा जितनी भी कवक जनित बीमारियां होती हैं अगर हम खेत में बुवाई के बाद बुवाई से पहले के अंदर 100 किलोग्राम मतलब सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर अगर इसे खेत में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो जितनी भी कवक जनित बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के प्रबंधन के लिए एक बहुत ही रामबाण की तरह होता है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि अभी हमने जितनी भी बीमारियां बनाई ये सारी बीमारियां कवक जनित थी। अब इसके बाद हम जो दूसरी बीमारी जो हमारी जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे नंबर वन जीवाणु जो बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं उसमें से बैक्टीरियल बिल्ट ऑफ पोटैटो, जो आलू का बैक्टीरियल बिल्ट होता है ये रेलोस्टोनिया सोलेनेशेरम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये मिट्टी में पाया जाता है और ये पोटैटो के जो कंद होते हैं उनको प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, जो बिल्ट होता है इसमें सबसे पहले जो मिट्टी में बैक्टीरिया पाया जाता है तो ये हमेशा जाइलम और फ्लोएम में अटैक करता है। और वहां से क्या, ये जो भी जाइलम और फ्लोएम को चेक डाउन करता है इससे क्या होता है कि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है जड़ों से पत्तियों की तरफ तो वो नहीं हो पाता, जिससे क्या हमारी पत्तियां
स्टार्टिंग में मुरझाने से लगती हैं, और ये बाद में हमेशा मतलब स्टार्टिंग में पत्तियां मुरझाती हैं और बाद में पूरा पौधा हमारा मुरझा जाता है, जिससे कि हमारे फसलों की ग्रोथ वृद्धि होती प्रभावित होती है, और हमारे फसलों का इसका सीधा प्रभाव हमारे फसलों के उत्पादन पे पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। स्टेम पे सिम्टम, जब हम तने को कट करते हैं, जब बैक्टीरियल बेल्ट का अटैक होता है तो हम इसे जब कट करते हैं तो इसमें से ऊज मतलब सिक्रेशन होता है, बैक्टीरियल ऊज फॉर्मेशन जो होता है उसमें। तो ये अगर हम इसका स्टेम कट करने का अगर पानी के मतलब ग्लास में डालेंगे तो हमें उसमें से ऊज का मतलब सिक्रेशन ऊज जैसा रिलीज होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बैक्टीरियल बेल्ट का मतलब लक्षण है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि हम इस स्लाइड में आपको दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने एक पोटैटो का स्टेम कट किया है, तो जिसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम है ब्लॉकेज दिख रहे हैं। और दूसरी स्लाइड में क्या है कि उसमें से जब हमने कट किया तो जब उसमें से ऊज का सिक्रेशन हो रहा है। तीसरा जो हमने उसका कंद दिखाया है, तो उसमें कंद में कट करने के बाद एक राउंड सर्कल में बैक्टीरियल ऊज का सिक्रेशन हो रहा है। और फोर्थ स्लाइड में जो मतलब फोर्थ इमेज में जो है उसमें हमारा पूरा पूरा पौधा है वो झुलसा सा हुआ दिख रहा है। तो ये सारे सिम्टम है बैक्टीरियल बिल्ड के हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी का जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले क्या होता है, जो रेलोस्टोनी सोलने सीरम नमक जो बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी में पाया जाता है, या मिट्टी में पाया जाता है, या तो उसके जो पौधे के अवशेष होते हैं उनमें पाया जाएगा, या फिर इसका कोई अल्टरनेट पोस्ट है मतलब जो भी वॉलेंटियर प्लांट है सोलनेशिस फैमिली का, तो उस पे इसके मतलब बैक्टीरिया के जीवाणु मतलब उपस्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब हमारा पौधा ग्रो मतलब वृद्धि करता है तो उस समय लेंटिसेल या बॉन्ड मतलब किसी मतलब घाव के द्वारा जो भी अचानक अगर पौधे कोई कट डाउन हो जाता है उससे नेचुरल ओपनिंग जो भी स्टोमेटा ओपनिंग होते हैं या किसी रूट टिप के द्वारा ये प्लांट में एंट्री करता है, और ये पूरे पौधे में मतलब इन्फेक्शन कॉज करता है। ये एक खेत से दूसरे खेत में या मतलब इरिगेशन वाटर के द्वारा, या जब भी हम कोई भी जो भी मशीनरी होती है कंटामिनेटेड टूल्स होते हैं उनके द्वारा भी इन्फेक्शन कॉज करता है, या फिर कोई इन्फेक्टेड सीड ट्यूबर के द्वारा भी ये मतलब फैलता है। तो इस बीमारी को फैलने के लिए सबसे पहले जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए 20-25 से 35 मतलब डिग्री सेल्सियस, और हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। और जब पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है तो वाटर स्टेगनेट हो जाता है, तो इस बीमारी के फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के कुछ प्रिवेंटिव मेजर हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर में जैसे कि हम अगर बीमारी आने से पहले कुछ मेजर अप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले बीजों का जो चुनाव करेंगे वो डिजीज फ्री होना चाहिए गंदा, और स्वस्थ कंद होना चाहिए। उसके बाद हम हमेशा जिस खेत में लगातार आलू की फसल ले रहे हैं उस खेत में भी इस बीमारी के आने की संभावना हो, तो इसलिए क्या करते हैं जो नॉन सोलनेशियस क्रॉप होते हैं जैसे कि सीरियल्स होती हैं उन मतलब फसलों को उसमें क्रॉप रोटेशन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने आलू जिस खेत में पिछली इस बार मतलब गेहूं की फसल ले ली, या फिर हमने सरसों की फसल ले ली, या फिर सरसों के खेत में आलू की फसल ली, तो ऐसे हम क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं। और जो भी हमारा खेत में पानी मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं पानी को वहां से ड्रेन आउट कर देते हैं। और जो भी हमारे संक्रमित पौधे होते हैं उनके अवशेष होते हैं जो भी खेत में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के लिए कोई भी अभी ऐसी फंजीसाइड है मतलब एंटीबायोटिक ऐसी कोई मतलब एंटीबायोटिक नहीं बनी है, एक एंटीबायोटिक नहीं है कि जो इस बीमारी को कम्प्लीटली मतलब किल कर देगा, मतलब कम्प्लीटली मतलब इस पैथोजन को किल करते। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम डिजीज रेजिस्टेंट जो वैरायटी होती है कुफरी बहार, कुफरी बादशाह हो गया, कुफरी हिमायनी हो गया, कुफरी ज्योति जैसी वैरायटियों का चुनाव करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम बीजों का उपचार करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बीजों का उपचार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो जैसे कि हमने माना स्टेप्टोसाइक्लिन ले ली, टेट्रासाइक्लिन ले ली, उस एंटीबायोटिक का क्या करते हैं जैसे कि स्टेप्टोसाइक्लिन ले ली तो और 200 ppm, 200 ppm का मतलब 200 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके, और 300 मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3 ml मतलब 0.3%, तो इसका क्या होगा 3 ml प्रति लीटर पानी में क्या 200 मिलीग्राम प्रति लीटर मतलब स्टेप्टोसाइक्लिन और प्लस 3 3 ml प्रति लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सॉल्यूशन बनाकर हम अगर कंदों का उपचार करते हैं तो ये जो बैक्टीरियल बेल्ट जैसी बीमारी है वो आने से मतलब उसका जो प्रकोप होता है उसे काफी हद तक रोक सकते हैं। इसका हम पड़ी छिड़काव भी कर सकते हैं 3:1 में। 3 रेशियो का हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देते हैं 3 ml प्रति लीटर पानी में, और एक मतलब 2 ml
2 मिली, सॉरी 200 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में हम अगर स्टेप्टोसाइक्लिन का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो अगर इसका अगर पढ़िए छिड़काव करेंगे, तो फिर हम काफी हद तक इस बीमारी के प्रकोप को भी रोक सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट में जैसे कि हम देखें, जैविक जो भी हमारे निवारक हैं, उसमें से हमारे दो, जैसे बैसिलस सबटिलिस और स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस, दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल डिजीज, जो भी हमारे जीवाणुजनित बीमारियां होती हैं, उसको मतलब उसके प्रकोप को काफी हद तक कम करते हैं। इस मतलब बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इसका हम ब्रॉथ बना के या किसी पानी के सॉल्यूशन में रोल करके, हम अगर इसकी ड्रेंचिंग करते हैं सिंचाई के साथ, अगर हम इसे पानी में मिला देते हैं, तो जितनी भी जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं उनके प्रकोप को ये काफी हद तक कम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद दूसरी जीवाणु जनित बीमारी है, वो हमारी कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो, आलू का सामान्य पपड़ी रोग जिसे बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण होते हैं, जो हमारे कंद होते हैं, कंद की सतह पर पूरी पपड़ी जैसी मतलब या पपड़ी जैसी बन जाती है। इससे के जो कंद होते हैं हल्के से गड्ढे के नुमा मतलब कंद पर ले लेते हैं, और इससे हल्के से गड्ढे मतलब नुमा जो इसके लक्षण होते हैं ब्राउन कलर के, तो वो ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे कंद की जो भी गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है। इसका जो प्रभाव हो मतलब स्वस्थ पौधों पे, जो पौधों के प्लांट पार्ट्स पे मतलब नहीं पड़ता है। इसका जो इसके जो इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं वो कंदों पर ही मतलब पड़ते हैं, और इससे फसल की उत्पादन क्षमता पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, मगर जो कंदों की क्वालिटी होती है वो खराब होती है। इससे हमारी मार्केट वैल्यू भी डाउन होती है और हमारे फसलों का काफी नुकसान होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये हम जो कॉमन स्कैब बीमारी है उसके जो लक्षण है वो हम देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है कि इसके कंधों के ऊपर हमने देखा राउंड ब्राउन कलर के एक कॉर के मतलब स्कैब जैसे लक्षण उस पर देख रहे हैं, पपड़ी सी बनी है। ये आपस में मिल जाते हैं, तो इससे हमारा पूरा आलू का कंद होता है वो कैसा होता है, प्रभावित होता है। ये आलू की उपज को नहीं मतलब प्रभावित करता है, मगर आलू की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के जो फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि ये बीमारी सबसे ज्यादा उन मिट्टी में पाई जाती है जहाँ की मिट्टी में मॉइस्चर कम होती है, और मिट्टी का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है, वो अल्कलाइन पीएच वैल्यू मतलब मोर देन 5.5 से 8 तक रेंज करता है। तो उस खेत में इस बीमारी के लक्षण होते हैं सर्वाधिक होते हैं। और ये बीमारी हमारे मतलब इस बीमारी के जो इनाकुलम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मिट्टी में या इनफैक्ट सीड ट्यूबर पे पाए जाते हैं, और वहां से ये बीमारी मतलब पौधों में फैलती है। नेक्स्ट। डिजीज साइकिल। इसकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी में या पौधों के जो भी अवशेष होते हैं उसमें पाए जाते हैं, या कंदों पे पाए जाते हैं। वहां से ये जो लेंटी सेल्स के माध्यम से क्या है, ट्यूबर में एंट्री करते हैं, और ट्यूबर में एंट्री करने के बाद क्या इन्फेक्शन करते हैं, और इसमें राउंड कलर के मतलब गोल गोल जो होते हैं वो शेप के, इसमें एक फपोले नुमा मतलब सिम्टम बनते हैं जो आलू के कंदों पे, और बाद में ये मिलकर बिल्कुल पपड़ी नुमा एक रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस बीमारी के प्रबंधन के लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले तो एक स्वस्थ बीज लें जो रोग मुक्त होना चाहिए। उसका जो मिट्टी का पीएच वैल्यू है गंदा, जैसे हमने देखा कि ये बीमारी हमारी स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल से मतलब स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल में जो क्षारीय मृदा होती है उसमें उस मिट्टी में ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है। हम क्या करें, किसी भी एस्टिक फर्टिलाइजर का यूज करके हम मिट्टी का पीएच मान है जो पीएच वैल्यू वो डाउन कर दें। जैसे उसके लिए हम जिप्सम का भी यूज कर सकते हैं, और सल्फर का भी कर सकते हैं। तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मतलब प्रति एकड़ की दर से अगर हम सल्फर का यूज करेंगे, तो हम उस मिट्टी का क्या हो पीएच वैल्यू है वो डाउन कर देंगे। इस बीमारी का जो कंट्रोल होता है वो 5.5 से 5.2 पीएच वैल्यू पे होता है। और जो मिट्टी अगर ड्राई कंडीशंस है, तो जब हमारे कंद बनते हैं तो उस समय क्या सिंचाई कर देते हैं, तो उस बीमारी के फैलने की संभावना को काफी हद तक रोकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। केमिकल कंट्रोल जो होते हैं, तो इस बीमारी केमिकल कंट्रोल करने के लिए क्या है कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं जिसका हम स्प्रे करके इस बीमारी को रोक सकें। तो इसके लिए क्या है कि मिट्टी को सॉइल अमेंडमेंट करते हैं, मिट्टी का उपचार कर देंगे। इसलिए हमने आपको बताया कि जैसे कि जिप्सम हो गया या सल्फर हुआ या सिंगल सुपर फॉस्फेट हुआ, इस चीजों को खेत में मिला के क्या है मिट्टी का पीएच वैल्यू डाउन कर दिया। फिर जब हम कंद को बोते हैं तो उस समय कंदों का बीजोपचार करते हैं, जैसे कि हम स्टेप्टोसाइक्लिन
कि हमने आप लोगों को आलू के विभिन्न बीमारियों के बारे में जो बताया है, जैसे कि उसमें से हमने जीवाणु जनित बीमारियां थी, उसमें से कुछ हमारी कवक जनित बीमारियां थी, और उसमें वायरस जनित बीमारियों का कुछ जो भी कुछ बीमारियां थी जैसे बच छूट गई थी। उसमें से कुछ प्रमुख बीमारी जैसे वायरस जनित बीमारियों में जैसे कि आपका हुआ पोटैटो वायरस, मतलब पोटैटो वायरस जो होता है, पोटैटो लीफ रोल वायरस होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो पत्तियां होती हैं वो रोलिंग लाइफ स्ट्रक्चर हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो पत्तियों का जो प्लांट मतलब सर लीफ एरिया होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी पत्तियों की फोटोसिंथेसिस जो रेट होती है वो काफी हद तक मतलब कम हो जाती है, और इससे हमारी फसलों पे नुकसान होता है, तो फसलों के उत्पादन पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये बीमारियां हमारे किसी भी कीट के माध्यम से मतलब खेतों में फैलती है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए, क्योंकि वायरस जनित जो भी बीमारियां होती है वो कीटों के द्वारा खेतों में फैलती है, तो उन कीटों को प्रबंधन करने के लिए हम क्या करें, इमीडा क्लोप्रेट जो 17.8 SL इंसेक्टिसाइड होता है 1 ml पानी में, मतलब 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका बड़े छिड़काव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इसका एफिड वेक्टर होता है वायरस जनित बीमारियों का, उसका मतलब काफी हद तक उसकी जो पॉपुलेशन जनसंख्या होती है खेतों में कम हो जाती है, और इससे जो वायरस जनित बीमारियां होती हैं वो खेतों में नहीं फैलती हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर ऊपर से जो भी मेजर जो मुख्य बीमारियां थी आलू में लगने वाली, जैसे कि हमने कवक जनित बीमारियों के बारे में बहुत से विस्तृत तरीके से आपको आपके साथ चर्चा किया है, और उसके साथ हमने जीवाणु जो भी बीमारियां थी उनके बारे में भी, जैसे कि आपका बैक्टीरियल ब्रेड का पोटैटो हुआ है या कॉमन स्कैब पोटैटो, उसके बारे में, उसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, उन बीमारी को कौन से जीवाणु काज का मतलब कारण बनते हैं जो बीमारी को फैलाते हैं या उनके कारण होते हैं, या उन बीमारियों का कैसे प्रबंधन करें, ठीक है, कैसे बीजोपचार करें किन दवाओं के साथ, या किन दवाओं का उसमें पड़ी छिड़काव करके हम बीमारी के प्रकोप को रोकें। ऐसे हमने आपको कुछ वायरस बीमारी जैसे कि हमने कोलेरो वायरस के बारे में आपको बताया, एफओटी वायरस के बारे में, पोटैक्स वायरस, ये तीनों ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे एफिड के बैक्टीरिया के द्वारा, एफिड जो इंसेक्ट होता है कीट होता है उसके द्वारा ये फैलती हैं खेतों में। और इन बीमारी को जो प्रबंधन करने के लिए किसी भी एक इंसेक्टिसाइड, चाहे इमिडाक्लोप्रिड हुआ या फिर हमारा मेटासिस्टाक्स हुआ मतलब, या फिर हमारा कोई एसिफेट जैसी कोई भी इंसेक्टिसाइड का मतलब 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर स्प्रे करेंगे तो हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन को रोकेंगे। इससे ये बीमारियां फैलने से काफी हद तक कम होती हैं। तो अर्शिया, यस सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है ऐसे कोई बीमारियों के बारे में तो फिर यस सर सर। अपने डाउट एनीवन पूछ वांट्स सकते टू आस्क क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो सर से पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत कुछ जानकारी बताई आलू के बारे में और उनके लगने वाले रोग और उनके प्रबंधन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोग और काफ़ी किसान भाई जानेंगे और आपकी जानकारी का उपयोग करेंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर जो सबसे ज़्यादा आपके अनुसार जो भारत में जो आलू की फसल है उसमें कौन कौन से रोग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? हेलो। हेलो सर। हेलो, क्या आवाज़ आ रही सर? तो सर का नेटवर्क नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है हमारी जो से? यस सर। आगे सर आपकी आवाज़। जैसे कि जो आलू में जो आप पूछ रहे हैं इसमें से कुछ जो प्रमुख बीमारियां होती है उसमें जो आलू का पछेती झुलसा है, मतलब ये आलू की सबसे प्रमुख बीमारी है। इसके जो लक्षण होते हैं पूरे पौधे पे दिखते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रकोप होता है, और जब पुष्पावस्था पे हमारी फसल होती है तो पत्तियों के जो सबसे पहले इसके लक्षण पत्तियों पे होते हैं, तो पत्तियों से फिर तनों में फैलते, तनों के माध्यम से कंदों पे,
इससे क्या होता है कि हमारा पूरा पौधा होता है जो झुलसता जाता है अंदर, इसीलिए इसे पछेती झुलसा के नाम में दिया है। और जब पौधा झुलसने के बाद क्या है कि ये तनों के माध्यम से कंदों काज करता है, तो इससे क्या है कि हमारे कंद भी प्रभावित होते हैं और हमारे पौधे भी प्रभावित होते हैं। अगर इसका प्रकोप अगर बढ़ रहा है तो हमारे पूरे मतलब खेत की जो फसल का उत्पादन होता है वो प्रभावित होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब एक फेवरेबल कंडीशन जब ऐसी होती है, जैसे हमारे मौसम में, जैसे हम अगर वातावरण में देखें, अगर हमारे बादल हैं और हल्की सी बरसात हो रही है, और अगर नमी उसमें अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मोर देन 90% है, तो और अगर टेम्परेचर डाउन हुआ 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, फेवरेबल कंडीशन साइमोक्सानिल मैंकोजेब के साथ का मतलब कॉम्बिनेशन का एक बढ़िया छिड़काव कर देंगे, तो इससे क्या है, इस बीमारी के प्रकोप को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं मतलब। और ये तो एक कवक जनित बीमारी है जो बहुत ज्यादा इसका प्रकोप होता है। ऐसे ही एक जीवाणु जनित बीमारियां हुई, उसमें से कॉमन स्कैब बीमारी है। ये भी बीमारी क्या होती है, ये कंधों पे आती है, और कंधों से क्या होता है, कंधों की गुणवत्ता को ये प्रभावित करती है। उस पे क्या होता है, कंधों की जो आउटर सरफेस होती है, जो पेरिडर्म होता है, उस पे क्या फपोले नुमा का मतलब जो सर्कुलर मतलब शेप के फपोले नुमा सिम्टम बनते हैं। और इससे क्या होता है कि पूरे ये जब सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो आपस में मिलकर के पूरे मतलब पपड़ी नुमा रूप लेके और ये पूरे कंद की गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं। तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए जैसे हमने आपको बताया कि हम मतलब जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली बीमारी मतलब वैरायटी हुआ या प्रजाति का चुनाव करेंगे, और उसके बाद हम बीजों का उपचार करेंगे। और बीजों का उपचार करने के लिए हमने बोरिक एसिड बताया, जिसका 0.3% सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन बना के हम कंदों का उपचार करके भी बो सकते हैं, या फिर स्टेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक से भी कंदों का उपचार करके भी हम उसका मतलब बुवाई कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में स्यूडोमोनास फ्लोरेंसेस एवेस्टस सबस्टिलिस जैसे बैक्टीरिया का मिट्टी में मिला के सॉइल ड्रेंचिंग के माध्यम से भी इस बीमारी के प्रकोप को हम रोक सकते हैं। ये दो ऐसी बीमारी हैं जो आलू के खेत में सबसे ज्यादा जिसका प्रकोप होता है। जी सर। जी सर, और जैसे कि अभी। एक मेरा क्वेश्चन है सर से। जो सर आलू में जी हरापन जी आता है, बताएं। उसके लिए किसान भाई क्या करे? आलू में हरापन जो रोग आता है आलू के अंदर, उसके लिए क्या करें? हेलो सर, आपकी आवाज़ कट रही है। शिवम सर। हेलो। यस सर, यस सर। सर आपका नेटवर्क कट रहा था। सर उनका सवाल था कि जो आलू में जो हरापन आता है, उससे किसान भाई को कैसे बचना हाँ चाहिए सर। हाँ, जी सर। सर रवि जी पूछना चाह रहे हैं कि जो आलू उसका में यही हरापन है आता है। एक उपाय है कि जो आलू के हाँ हाँ, वो आलू में जो हरापन होता है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? जी 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 सर। हाँ, तो जो आलू में जो हरापन होता है, वो जो क्या होता है, जब हम आलू की बुवाई करते हैं तो आलू की जो मेड़ होती है, पूर्ण बनती है,
अगर पूर्ण की मोटाई कम हो गई, तो जब हमारे आलू के कंद का निर्माण होता है मिट्टी में, तो वो कंद क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं मिट्टी के बाहर के अंदर। और वो अगर जब हमारे प्रकाश के कांटेक्ट में, संपर्क में आएंगे, तो एक मिलेनिन, वो सॉरी सोलेनिन नामक पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। जो सोलेनिन पिगमेंट होता है, उससे हमारे आलू के कंद हरे कलर, हमारे मतलब लोग, मतलब ह्यूमन बीइंग में इसकी बीमारियां फैलती हैं। तो इस पिगमेंट के जो जो सोलिनिन पिगमेंट होता है, उसके फॉर्मेशन को रोकने के लिए क्या करेंगे, जो हम कोणों की जो मोटाई है उसे हम प्रॉपर मेंटेन करेंगे, जिससे कि हमारे कंद प्रकाश के संपर्क में ना आए, और इस हरे की जो अंकित, यस सर। और भी कोई क्वेश्चन किसी का? यस सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय अचानक से मौसम बदल गया है, बारिश भी हो रही है सर, इससे क्या आलू की बुआई में कुछ फर्क पड़ेगा या कोई अन्य जैसे रोग कि के? जैसे कि अभी आलू की खेत की तैयारियां चल रही हैं, कुछ किसानों ने आलू की बुवाई कर दी, तो इसका जिन किसानों ने आलू की बुवाई कर दी है, तो उन पे अभी कोई ऐसा प्रभाव, अगर ज्यादा बरसात होगी, अगर हल्की बरसात होती है तो उसका कोई भी आलू की फसल पे प्रभाव नहीं पड़े। अगर ज्यादा बरसात होती है, तो क्या है कि आलू के जो कंद है, जिनका जर्मिनेशन नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ, उनके सड़ने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे क्या है कि हमारे आलू के खेत में उनका जर्मिनेशन नहीं हुआ और हमारे फसल का काफी नुकसान होगा। और जिन किसानों ने अभी आलू की बुवाई नहीं की है, और उनके खेतों में अगर नमी पर्याप्त नहीं है, तो जो हल्की वर्षा हो रही है, तो उनके खेतों में पर्याप्त नमी होगी, और वो समय से अपने आलू की बुवाई कर सकेंगे। जी सर। जी। और सर आलू की मेरा एक मतलब क्वेश्चन है शिवम सर से। सर, ऐसी आलू की कौन सी प्रजातियां हैं, वैरायटी, जो लंबे समय तक हम उनको स्टोर करके रख सकें? आलू की वैरायटियां जैसे स्टोरेज होती है, जैसे वन डर्म होती है, अगर उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, जैसे कि हमारे जो रेड कलर की वैरायटियां होती हैं, उनकी जो पेरिडर्म होती है, उनकी थिकनेस ज्यादा होती है। जी जी सर। जैसे कहते हैं ना, ऐसे प्लांट डिफेंस प्रकोप को काफी हद तक रोकती है। जैसे कि आपने देखा कॉमन स्कैब, जो आलू के पपड़ी पे जो बीमारी के लक्षण आते हैं, ब्लैक स्कर्व जैसी बीमारियां जो आलू के पपड़ी पे आते हैं, इन बीमारियों को जब प्रकोप नहीं होगा हमारे आलू के कंद पर, तो क्या होगा कि हमारे वैरायटी जो भी आलू की हैं, जो भी प्रजातियां, उन्हें लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं। जी लाल कलर की जो आलू की वैरायटियां होती है, उनकी जो स्टोरेबिलिटी होती है वो लंबे समय तक होती है, एज मतलब कंपेयर, मतलब जैसे कि जो भी सफेद कलर, जैसे चिपसोना हुआ, या कोई भी, या कुफरी ज्योति हुआ, ये क्या होते हैं, इनकी जो स्टोरेबिलिटी होती है काफी हद तक कम होती है, मतलब। जी, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। मैं आज हम एक्चुअली हम क्या कि हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू हो रहा है, पता नहीं बार बार नेटवर्क डाउन हो जा रहा है ना, इससे हमारी जो भी वॉइस है डिस्कनेक्ट हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी क्लास होगी, तो हम कहीं एक प्रॉपर जो प्लेस होगा, एक उसका सिलेक्शन सोच समझ करके करेंगे, जिससे कि हमारे नेटवर्क में कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिससे कि आज जो भी हमने लेक्चर जिस तरीके से प्रिपेयर किया है, जो भी स्लाइड किया, वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट, मतलब नेटवर्क के कारण नहीं हो पाई है। अगर कोई भी कोई समस्या हो, तो आप हमसे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। आलू से संबंधित कोई भी बीमारी संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप बाद बाद में मुझसे कांटेक्ट करके उसका समाधान पा सकते हैं। जी ठीक। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा दी गई जानकारी जरूर किसान भाई बहनों को काम में आएगी। सर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर।